In this particular class of pharmacology, we'll discuss about the remaining part of your cholinergic drugs, and that is the cholinergic drugs or cholinomimetics. Cholinomimetics के नाम से इसको जाना जाता है और cholinomimetics का नामकरण भी जो हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसमें उसके पीछे भी एक रीज़न है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, वो आज हम समझेंगे. What are cholinergic drugs and why they are called cholinomimetics? Okay, so we have already discussed that cholinergic receptor. We have already discussed cholinergic receptor. We also have discussed cholinergic neuron. Okay, similarly, what do you understand about cholinergic drugs? Cholinergic drugs. The drugs or agents which copy or mimic or stimulate the action of what? Acetylcholine. Cholinergic drugs are the drugs which copy, mimic or stimulate the action of acetylcholine. We know that acetylcholine is a major neurotransmitter in cholinergic nervous system. In your last class we discussed about the cholinergic neurohumoral transmission. ठीक है, उसमें हमने समझा कि एसिटिलकोलिन जो है उस पूरा का पूरा कोलिनर्जिक जो ट्रांसमिशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी के लिए ही सब कुछ हो रहा है. ये अगर रिलीज ना होता, अगर रिसेप्टर से बाइंड ना होता तो कोई एक्शन अपना शो नहीं करता. तो जो कुछ भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा इन योर कोलिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमिशन और कोलिनर्जिक न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, उसमें हमने यही समझा कि हमारा जो एंडोजिनस एसिटिलकोलिन है ये कितना कैपेबल है अपने शरीर में कुछ फंक्शंस कराने में. ठीक है, आँख में क्या करता है, ये मायोसिस कराता है. हार्ट में क्या करता है, हार्ट फंक्शंस को रिड्यूस करता है, ब्रैडिकार्डिया कराता है. ग्लैंड्स में क्या करता है, सिक्रेशंस कराता है. तो बहुत सारे काम जो है ये अकेला कर लेता है हमारे शरीर में. ठीक है, लेकिन ये एंडोजिनस है, मतलब हमारे शरीर में ही बनता है. हमारे शरीर के जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है वहीं से सिंथेसिस होता है, स्टोर होता है, रिलीज होता है. ये सब हम पढ़ चुके हैं. अभी कोलिनर्जिक ड्रग्स में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं, ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो इसी एसिटिलकोलिन की तरह काम करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको मिमिक. ये जो शब्द आया है मिमिक का, ठीक है, ये जो शब्द आया है ये आया है मिमिक्री. आप लोग सुने होगा मिमिक्री, टीचर लोगों का करते भी होगा मिमिक्री पीठ पीछे. तो मिमिक्री मतलब किसी चीज़ को कॉपी करना. ठीक है, किसी चीज़ को, किसी इंसान को, उसके एक्टिविटी को, उसके बिहेवियर को हम कॉपी करते हैं, फन वे में कॉपी करते हैं, उसको मिमिक्री बोला जाता है. उसी तरह एसिटिलकोलिन जो है ये इसके एक्शन को जो ड्रग कॉपी करेगा, कॉपी मिमिक करेगा, उसको बोलेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं असली नाम में नहीं आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल XYZ क्या करता है, आपका जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, यहाँ पे भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर है और यहाँ पे भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर है. मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे अगर कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम है और यहाँ पे भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर है दोनों एरिया में, तो वहाँ पे क्या काम करता है एसिटिलकोलिन. अब ये भाई साहब उसको कॉपी कर रहे हैं. ये जो दवाई है ये किसको कॉपी कर रहे हैं, एसिटिलकोलिन को. तो जब एसिटिलकोलिन को कॉपी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि जो फंक्शन एसिटिलकोलिन का था, यानी कि हार्ट रेट रिड्यूस करना, ग्लैंड्स सिक्रेशन करना, ठीक है, तो ये जो फंक्शन था एसिटिलकोलिन का ये भी कराएगा. जो काम एसिटिलकोलिन कर रहा था आपका जो ड्रग है वो भी कराएगा. हाँ कि ना. तो तभी ये बन जाता है. अगर ये कॉपी कर रहा है एसिटिलकोलिन को
तो हम मान सकते हैं कि ये जो भाई XYZ ड्रग है ये एक तरह का कोलिनर्जिक ड्रग है। ओके, ऑल्सो नोन एज कोलिनोमाइमेटिक्स। माइमेटिक्स ये शब्द आया है मिमिक से। जो ड्रग कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में एसिटिलकोलिन को कॉपी कर रहा है, मिमिक कर रहा है, उसको बोलेंगे कोलिनोमाइमेटिक्स। कोलिनोमाइमेटिक्स दोनों सेम चीज है, बस नाम अलग है। इज इट क्लियर? सो कोलिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनोमाइमेटिक्स। अब अगर आप इसको समझें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया, द ड्रग्स व्हिच कॉपी और मिमिक और स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन इन कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में काम करेगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। वह इन्हीं तीन इलाके में एसिटिलकोलिन अपना खेल दिखाता है। हाँ कि ना, लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो वहीं पे आपका ड्रग काम करेगा। ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, सपोज ये ड्रग है एक्स वाई और जेड। अभी अभी मैंने क्या समझा, इट्स अ कोलिनर्जिक ड्रग। अगर ये कोलिनर्जिक ड्रग है तो सिर्फ और सिर्फ CNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि एसिटिलकोलिन का काम यहीं पे है। और अगर एसिटिलकोलिन का काम है, मतलब एसिटिलकोलिन किसके साथ बाइंड हो रहा है? अपने खुद के, क्या बोलते हैं इसको, कोलिनर्जिक रिसेप्टर और कोलिनो रिसेप्टर। क्या है ये? कोलिनो रिसेप्टर। तो अगर इन्हीं इलाकों में यही रिसेप्टर पाया जाता है और यही न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, तो भाई ये कौन है? ये इसको कॉपी कर रहा है ना। मतलब मान सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ XYZ ड्रग and the structure of acetylcholine is similar. That is why they are working. Yes or no? So in that way, ये जो XYZ है ये इसी कोलिनो रिसेप्टर में भी काम करेगा, यानी कि बाइंड करेगा और अपना इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करेगा एज अ एगोनिस्ट, एज अ एगोनिस्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ आफ्टर द डेफिनेशन we have here classification of cholinomimetics. Classification of cholinomimetics. So basically they are broadly classified into direct acting and indirect acting. जितने भी ड्रग हैं उनको समझने के लिए हमने क्लासिफाई कर दिया। पहला है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है। अच्छा, एम क्या है परेश? अभी अभी डेफिनेशन में मैंने बताया, इस ड्रग का काम क्या है अभिजीत? टू वेरी गुड, टू स्टिमुलेट, टू कॉपी और टू मिमिक। किसका? यही तो एम है ना। अब कुछ ड्रग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट करेंगे या फिर इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे। तो इसीलिए पूरे का पूरे कोलिनर्जिक ड्रग्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ एक्शन। कोई अगर जा रहा है डायरेक्टली काम कर रहा है, डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा है, डायरेक्टली एसिटिलकोलिन के काम को बढ़ा रहा है, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्टर। कोई अगर इनडायरेक्टली कर रहा है, मतलब वो एसिटिलकोलिन को तो नहीं बढ़ा रहा है, कुछ दूसरे तीसरे जगह पे काम कर रहा है जिससे क्या हो रहा है, एसिटिलकोलिन का काम बढ़ रहा है इनडायरेक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है। नाउ हियर इन दिस डायरेक्ट एक्टिंग it is again classified into two main categories. This direct acting cholinomimetics again classified into two main categories, that is ester of choline and
natural alkaloids. Natural alkaloids. This direct acting is again classified into ester of choline and natural alkaloids. Okay. Now this ester of choline, okay, the examples are ester of choline. Examples are acetylcholine, methacholine, carbachol, bithanol. These are the drugs: acetylcholine, methacholine, carbachol, bithanol. They coming under which class? They are coming under ester of choline class. किस कैटेगरी में आ रहे हो? ester of choline. Okay. Now coming to the next classification of this direct acting, that is natural alkaloids. Mostly these drugs are found naturally. They are alkaloid in nature. Okay. So here you can see it's a mushroom. Okay. एक मशरूम से पाया जाता है एक ड्रग, इसको हम बोलते हैं मस्करिन, पिलोकार्पिन, एरेकोलिन. मस्करिन, पिलोकार्पिन, एरेकोलिन. इसको आप, मैं जैसे याद करता हूँ आप याद कर सकते हो, या फिर अपना नेमोनिक्स बना सकते हो. मैं मैप के हिसाब से याद करता हूँ. मस्करिन, एरेकोलिन, पिलोकार्पिन. और ये तो आपको याद हो ही जाएगा, एसिटिलकोलिन, दैट इज मिथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बिथानिकोल. समझ में आ रहा है? ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स. किसके बारे में? डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स. यही डायरेक्ट एक्टिंग फिर दो ग्रुप में डिवाइड हो गया है. एक कैटेगरी में एस्टर ऑफ कोलिन एंड दूसरे में नेचुरल अल्कलॉइड्स. क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं? या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा आएगा, क्लासिफिकेशन लिखो, या फिर उसी में से फिक्स करेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टर ऑफ कोलिन. चार ऑप्शन में से एक, इन चारों में से कोई होगा. एम आई क्लियर? These are prominent one. Okay, these are prominent one. Research is there, but their therapeutic effect is comparatively lesser than their side effects. So that is why they are not considered as a study material. Understood? अगर कोई ड्रग है जिसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट बहुत कम है लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, उसको हम अपने ध्यान में क्यों रखें? These are very very prominent drugs. You have to remember this. Okay, और क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा. Now moving on to this particular indirect acting drugs. Now indirect acting drugs means what? जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि ये जो है डायरेक्टली एसिटिलकोलिन को स्टिमुलेट नहीं करेंगे या फिर उसके काम को बढ़ाएंगे नहीं, ये इनडायरेक्टली काम करेंगे. ये सब कहाँ बाइंड हो रहे थे? ये सब कहाँ बाइंड हो रहे थे? कोलिनर्जिक रिसेप्टर में. और किस तरह से काम कर रहे थे? किसको कॉपी कर रहे थे? इज इट क्लियर? तो ये एक तरह से एगोनिस्ट की तरह काम कर रहे थे. जहां पे एसिटिलकोलिन पहुंच नहीं पा रहा था या फिर बाइंड नहीं हो पा रहा था, वहां पे ये एरेकोलिन या फिर मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथानिकोल, ये सब वहां पे बाइंड होते थे, अपना काम करते थे. सिमिलर टू एसिटिलकोलिन. जैसे ग्लैंड सिक्रेशन होना, जैसे हार्ट रेट में कमी होना, उसी तरह का बस कॉपी करते थे. लेकिन इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग है, ये भाई साहब क्या करेंगे? ये एसिटिलकोलिन की तरह कॉपी नहीं करेंगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिटिलकोलिन की तरह डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे उसके काम को बढ़ाएंगे? ये क्या करेंगे? दे विल एक्ट ऑन व्हिच एंजाइम? एनीबॉडी? व्हिच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिलकोलिन? एसिटिल कोलिन एस्टरेज. आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, कंफ्यूजन होगा नहीं तो ये एक एंजाइम है. क्या है? इट्स एन एंजाइम. और ये क्या करता है? हमारे जो हीरो हैं, जो महानायक हैं इस मूवी के, कौन? एसिटिलकोलिन. उनको ये क्या करता है भाई? इनको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है. तो जब तक ये है इसका काम तो घटेगा. अगर हम कुछ तिकड़म लगा के इसको ब्लॉक कर दे तो, अगर इस एंजाइम को हम ब्लॉक कर दें, सोचिए समझिए थोड़ा आराम से, मेरे फ्लो में मत जाइए, आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए. अगर इस एंजाइम को हम ब्लॉक कर दे तो क्या एसिटिलकोलिन का काम घटेगा या बढ़ेगा? तो हुआ ना इनडायरेक्टली. यहां पे इनडायरेक्टली किसका काम बढ़ रहा है? यही काम करते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग
कोलिनोमाइमेटिक्स। वो क्या करते हैं, वो एसिटिलकोलिन की तरह डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। कौन सा एंजाइम? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये एंजाइम क्या करता था, इसको मेटाबोलाइज कर देता था। ठीक है, ये है अपना हीरो। ठीक है, और ये है विलन। ये विलन क्या करता है, इसको मार देता है, कोशिश करता है मारने की और सफल भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना, एसिटिलकोलिन अपना जो हीरो है अपना काम नहीं कर पाते। क्या काम है उसका? हीरोइन के साथ शादी करना। ठीक है, तो ये अपना काम नहीं कर पा रहा, विलन आ जा रहा है बीच में। तो वहां पे क्या करेगा, अपना जो सपोर्टिंग हीरो है, ये है जय और ये वीरू, ये जा करके विलन के साथ बाइंड होता है, उसको ब्लॉक करके रखता है, विलन को रोक के रखता है। तब हीरो अपना काम आसानी से कर लेता है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये डायरेक्टली काम ना करते हुए विलेन को यानी कि एंजाइम को ब्लॉक किया और उससे एसिटिलकोलिन का काम बढ़ा। और यही तो अपना एम था, टू स्टिमुलेट कॉपी और टू इंक्रीज द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन। समझ में आया? डायरेक्ट एक्टिंग मतलब जो डायरेक्टली उसी रिसेप्टर में बाइंड हो रहा है जिस जहां पे एसिटिलकोलिन बाइंड हो रहा है, इट्स एन एगोनिस्ट, कॉपी है उसका। लेकिन इनडायरेक्ट वहां पे कोई रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 50 मॉलिक्यूल हैं एसिटिलकोलिन के, तो आपने मिथाकोलिन दिया 100 मॉलिक्यूल, 50 एसिटिलकोलिन के 100 मिथाकोलिन के, 150 काम कर रहे हैं, काम तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे 50 एसिटिलकोलिन है तो वही 50 काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें से जो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, मेटाबोलाइज हो जाते थे, वो अभी नहीं हो पाएंगे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम एसिटिलकोलिन को मेटाबोलाइज करता है? एसिटिलकोलिन एस्टरेज। इसीलिए इन ड्रग्स को बोला जाता है एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। ठीक है, और ये भी आपके 2 प्रकार के हैं, मैं आगे के स्लाइड में आऊंगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट मतलब क्या है, इनडायरेक्ट मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मतलब वो इनडायरेक्टली एंजाइम को ब्लॉक करेगा और इनडायरेक्टली क्या करेगा, एसिटिलकोलिन के काम को बढ़ाएगा। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, वो हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। क्लियर है? नाउ ये जो पूरा का पूरा है, फॉर एग्जाम्पल दिस कोलिनोमाइमेटिक्स क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। और ये जो डायरेक्ट एक्टिंग है, फिर अगेन ईस्टर ऑफ कोलिन एंड नेचुरल अल्कालॉइड्स। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है, मैंने अभी अभी बताया, दे आर नथिंग बट एंजाइम इनहिबिटर्स और एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। अब ये भी 2 प्रकार के हैं, एक है रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? दैट दे कैन बाइंड विद द एंजाइम, ब्लॉक इट एंड आफ्टर सम टाइम दे विल बी सेपरेटेड। ठीक है, एंजाइम है, एंजाइम के साथ ड्रग बाइंड करेगा, उसको ब्लॉक करके रखेगा कुछ देर के लिए और फिर वो सेपरेट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा अपने पुराने स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में। जो सेपरेट पहले से थे वैसे फिर से रिटर्न हो जाएंगे, रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल का मतलब है एक बार अगर बाइंड हो गए, परमानेंटली वो एंजाइम के साथ बाइंड होकर रहेंगे। ठीक है, कौन सा अच्छा है? रिवर्सिबल वाला। अगर वो ब्लॉक होके रहा, मान लीजिए इरिवर्सिबल, एक बार आपने दवाई खाई, आपको शायद लग रहा होगा सर इरिवर्सिबल बढ़िया है, एक बार दवाई खाओगे जिंदगी भर काम करेगा, ब्लॉक करके रहेगा। लेकिन इस एंजाइम का काम भी तो करना है ना। पता चला कि एसिटिलकोलिन बढ़ गया है पूरा, हर बार कुत्ते की तरह मुंह से क्या लाल टपक रहा है। ग्लैंड्स क्या होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज हो रहा है। एसिटिलकोलिन अगर बढ़ जाएगा तो हर एक ग्लैंड का क्या होगा, सिक्रेशंस बढ़ेगा, आंखों से पानी निकलेंगे, लक्रेमल ग्लैंड सिक्रेशन होगा, मुंह से पानी निकलेंगे।
सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन होगा, हर वक्त निकलता ही रहेगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है, अच्छा लगेगा क्या? सो एंजाइम अपने आप में एक सही काम कर रहा है, बस उसको कुछ देर के लिए हमको ब्लॉक करके रखना है. दैट इज वाई इट इज अ बेटर ड्रग. विच वन? रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेजेस और एस्टिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर. इसको हम बोलते हैं एस्टिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर और एंटी कोलिनेस्टरेज. नाम का खेल है भाई, बहुत सारे टेक्निकल नाम आएंगे, चीज़ एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना. एग्जाम में ये आ गया तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही है, ठीक है. चलिए, रिवर्सिबल में एग्जाम्पल लिख लीजिए. रिवर्सिबल में ड्रग का एग्जाम्पल एनीबॉडी? अभिजीत? फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, write down physostigmine, neostigmine, pyridostigmine. Okay, physostigmine, neostigmine, pyridostigmine. Okay, so these are the examples of reversible anticholinesterases, or these are the examples of reversible acetylcholinesterase inhibitors. Okay. नाउ कमिंग टू द इरिवर्सिबल पार्ट, जैसे कि हमने समझा कि ये भाई साहब जो है एक बार अगर बाइंड हो गए तो एंजाइम को जिंदगी भर ब्लॉक करके रखेंगे. तो यहां पे क्या होता है, एग्जांपल लिख लीजिए, लिख लो आप. ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स वो पॉइजन है. ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, खास करके ये पेस्टिसाइड्स में पाया जाता है और ज़्यादातर वो फार्मर्स को अफेक्ट करता है. जो लोग उसी प्रकार के काम में लिप्त रहते हैं, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते हैं ना, इसी में ये चीज़ पाया जाता है और ये अफेक्ट करता है फार्मर को, ठीक है. उस कैटेगरी के लोग जो उस काम से लिप्त रहते हैं उनको अफेक्ट करता है. ओके, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है. ये क्या करता है, परमानेंटली एंजाइम को ब्लॉक कर लेता है. कौन से एंजाइम को? एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. द क्लासिफिकेशन इज ओवर, डेफिनेशन इज ओवर, क्लासिफिकेशन इज ओवर. नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू वन थिंग ओवर हियर. हैव आई टोल्ड यू अबाउट the fight, flight and fright concept of autonomic nervous system? And I have also told you the rest and digest concept of autonomic nervous system. So which particular type of autonomic nervous system is responsible for fight, fright and flight? Sympathetic nervous system. And which one is responsible for rest and digest? Parasympathetic nervous system. वो जो हमने एक स्नेक का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, उस एग्जाम्पल को कभी मत भूलिएगा, उसी एग्जाम्पल से सब कुछ निकलेगा. तो अभी अभी अगर एक स्नेक यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है, और आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, एक तरह से डोमिनेट करेगा, ठीक. अब दूर भागोगे आप लोग, खुद को बचाओगे, तो फिर रेस्ट चाहिए आपको, तो वहाँ पे क्या एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट. इसको मत भूलिएगा कभी, रेस्ट एंड डाइजेस्ट. ना उसी हिसाब से यहाँ पे हम पूरा को पूरा फंक्शंस को स्टडी करेंगे. उसको आप दिमाग में रखिएगा कि अभी जो इंसान है वो किस कंडीशन में है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट. तो जब आप रेस्ट करते हो तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा तेज चाहिए या फिर रिलैक्स, एक तरह से नॉर्मल चाहिए? तेज क्यों नहीं चाहिए? नहीं, वो सिंपैथेटिक तो बाद में होगा. आप उसका लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक तो बताओ. हार्ट का काम क्या होता है? शरीर के हर एक कोने को क्या पहुंचाता है वो? ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, यही सब है. और शरीर के हर एक
पार्ट्स को, ये सब चाहिए क्यों? ताकि अपना काम कर सके, सरवाइव कर सके। अब एक इंसान अगर रेस्ट कर रहा है तो उसके हर एक पार्ट में ज़्यादा काम का डिमांड है या फिर कम काम का डिमांड है? काम तो उतना नहीं चल रहा है ना। अभी मैं काम कर रहा हूँ, आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ आपको, या फिर आप लोग लिख रहे हो, सुन रहे हो, अभी आप काम कर रहे हो। जब आप रेस्ट करते हो तो उतना आप अटेंटिव नहीं होते हो, आपका बॉडी उतना एक्टिव नहीं होता है, तो आप एक रिलैक्स कंडीशन में रहते हो, तो आपका शरीर का जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड का रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाएगा। इसीलिए रेस्ट कंडीशन में हार्ट को थोड़ा भी रेस्ट चाहिए होगा। तो वहां पे क्या होगा हार्ट में? रेस्ट और डाइजेस्ट में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कौन कर रहा है? कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, किसके द्वारा कर रहा है? एसिटिल कोलिन। ठीक है, और अपने ड्रग्स एसिटिल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, मिथानिकल, वो हार्ट में क्या काम करेगा? फिर उसके एक फंक्शन को बढ़ाएगा कि घटाएगा? डिक्रीज रेट ऑफ डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन विच लीड्स टू ब्रैडिकार्डिया। द टर्म ब्रैडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं इतने सालों से कोलोजी पढ़ा रहा हूँ, इवन किताब में भी ये चीज़ नहीं है, बहुत बच्चे इसको एक एक पॉइंट को रट्टा मारते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ कनेक्ट करोगे तो ये सब याद रह जाएंगे। कैसे? आप अगर कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम को पढ़े हो, यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को पढ़े हो, तो किस काम में काम आता है वो? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और रेस्ट का मतलब है कि हर एक ऑर्गन को भी रेस्ट चाहिए, उतना रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का नहीं है, तो हार्ट को भी तो रेस्ट चाहिए ना, तो उसको भी स्लो होना पड़ेगा थोड़ा। सो वहां से क्या होगा? ब्रैडिकार्डिया। ओके, अगर ज़्यादा हो जाए डोज तो कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है, मतलब हार्ट अपने आप में बंद भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा डोज हो गया ड्रग, एस्टिलकोलिन का, मिथाकोलिन का, कार्बाकोल का, विथानिकोल का, तो हार्ट को स्लो करते करते सीधा बंद। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है इन हेवी डोज। एवी नोड कंडक्शन में क्या होगा? डिक्रीज होंगे। ओके, आप देख सकते हो कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज होगा, पीआर इंटरवल इंक्रीज करेगा। मतलब आप व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ईसीजी, यस और नो? इसमें पी क्यू आर एस होता है। अब ये अगर स्लो हो गया, हार्ट का फंक्शन ही स्लो हो गया, तो इंटरवल उसका लंबा हो जाएगा ना। यही चीज यहां पे बोल रहा है, पीआर इंटरवल बढ़ेगा। अपर एरो मीन्स इंक्रीज, लोअर एरो मीन्स डिक्रीज। ओके, अगर ये ज़्यादा हाई डोज हो जाए तो एवी ब्लॉक भी हो सकता है। एवी ब्लॉक मतलब एवी कंडक्शन ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, एट्रिया में डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हर एक एरिया में, हार्ट के अलग अलग एरिया में आपको दिखा रहा है, लेकिन मोटा मोटी क्या काम कर रहा है? हार्ट के फंक्शन को डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो एट्रिया में भी डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड अनइवन vagal एक्शन व्हिच लीड्स टू फिब्रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय vagal एक्शन? एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी याद करिएगा। हार्ट रेट जब कम हो रहा है तो भागल नर्व के द्वारा फिर से वो रेस्पॉन्स जा रहा है सीएनएस को। भागल नर्व, भागस कितने नंबर में आता है? क्रैनियल नर्व है कि नहीं है? यस और नो? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिन, यस और नो? तो हार्ट क्या करता है, जब हार्ट स्लो होता है तो भागल नर्व स्टिमुलेट होता है और उसको एक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म के द्वारा फिर से उसको बढ़ाता है। ठीक है, जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन भी होगा। ओके, अब हार्ट रेट कैसे बढ़ा? एस्टिल कोलिन तो हार्ट रेट स्लो कर रहा था ना। एस्टिल कोलिन हार्ट फंक्शन को, हार्ट रेट को स्लो कर रहा था, तो वहां पे बढ़ा कैसे? भागल एक्शन। क्या है भागल एक्शन? जब भी हार्ट रेट घटेगा तो ये भागल नर्व के द्वारा सिग्नल जाएगा, फिर उसको बोलते हैं बैरो रिसेप्टर।
CNS से रिस्पॉन्स आएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हार्ट रेट। और ये क्यों हुआ है ऐसा कनेक्शन? सर्वाइवल के लिए। अगर हार्ट रेट कम भी हो रहा है तो उसको कैसे करके बढ़ाएं उसको। तो इसीलिए एसिटिलकोलिन जब भी कम करेगा तो उसका वागल रेस्पॉन्स के हिसाब से हार्ट रेट बढ़ेगा, मे कॉज एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब इंक्रीज इन हार्ट रेट, अप्रोक्सीमेटली 250 के ऊपर चला जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल्स में भी, एट्रिया में अगर कॉन्ट्रैक्शन कम रहा है तो वेंट्रिकल्स में भी कम होगा। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो एट्रिया, वेंट्रिकल्स, एवी नोड, एसए नोड, इसमें क्या काम कर रहा है? फंक्शंस को स्लो कर रहा है। हार्ट को क्या कर रहा है? कौन स्लो कर रहा है? और हार्ट में कौन सा रिसेप्टर है? मेरे ख्याल से आपको याद तो हो गया होगा ना, M1, M2, M3 कहाँ पे है, NN कहाँ पे है। बार बार बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिसेप्टर का ताना बाना है। आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सा रिसेप्टर का लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। इज दैट क्लियर? नाउ अभी हम पहुंचेंगे, पहले तो हार्ट में क्या काम है उसको देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि ब्लड वेसल में क्या काम है। ब्लड वेसल में कौन सा रिसेप्टर है? तो जब एसिटिलकोलिन रिलीज होगा, M3 रिसेप्टर में काम करेगा, तो ब्लड वेसल क्या करेंगे? डायलेट करेंगे। क्या करेंगे? डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और जब डायलेटेशन होगा तो बीपी में क्या होगा? कैसे? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? कैन एनीबॉडी डिफाइन इट? तो इंटरनल वॉल को, जो ब्लड वेसल को जब ब्लड प्रेशर डालता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। वो जो वॉल है वो पूरा वाइड हो गया है, उसमें और जगह है, काफ़ी सफिशिएंट जगह है, तो प्रेशर घटेगा। ये सुन लो, फॉर एग्जांपल एक छोटे से पाइप से 1 लीटर पानी पास करोगे और उसी 1 लीटर को फिर बड़े से पाइप से पास करोगे, तो किस पाइप से ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा? क्योंकि वहाँ पे इंटरनल जो एरिया है बहुत नैरो है। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ब्लड वेसल डायलेट होगा, तो क्या होगा? फ्लशिंग होगा कि नहीं होगा? व्हाट इज फ्लशिंग? फ्लशिंग मीन्स टॉयलेट वाला फ्लश। फ्लशिंग मीन्स whenever there is any dilatation of blood vessels, lots of blood will flow into that area. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मारा जाए, जोर से आपके स्किन के ऊपर धक्का दिया जाए, इम्पैक्ट डाला जाए, तो ये एरिया लाल हो जाता है ना। क्यों होता है वो? ये जो ब्लड वेसल्स है ये डायलेट हो जाते हैं, और डायलेट होने के बाद वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ब्लड पहुँच जाते हैं, इस एरिया को रेड करते हैं। ठीक है, तो फ्लशिंग, इज दैट क्लियर? उसके बाद अच्छा, ये फ्लशिंग का क्या मैकेनिज्म है? एक्ट्स ऑन एंडोथेलियम, एक्टिवेट्स फॉस्फोलाइपेज C, IP3 डैग एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स। सेम मैकेनिज्म। और ADRF रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? ADRF, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रिलैक्स करता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब कभी भी रिलीज होगा तो क्या करेगा? ब्लड वेसल को रिलैक्स करेगा। एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सेशन फैक्टर, EDRF, वो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह का काम कर रहा था? EDRF का, एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। ये किसको रिलैक्स करेगा? ब्लड वेसल। ठीक है, ये बस इसका मैकेनिज्म है। ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, उसका मैकेनिज्म है। एंडोथेलियम में काम करेगा, एंडोथेलियम फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद IP3 डैक पाथवे से कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज होने के बाद एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपका पूरा का पूरा ब्लड वेसल को रिलैक्स करेगा। इज दैट क्लियर? अब ये वेसोडाइलेशन तो हो गया, लेकिन अगर एंडोथेलियम डैमेज है, एंडोथेलियम अगर डैमेज है, तो वहां पे ये उल्टा काम करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा।
और इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट में, क्रोनिक हाई बीपी पेशेंट में क्या होता है, जब ब्लड वेसल डैमेज हुआ रहता है तो फिर एक बार अगर डैमेज हो जाए तो फिर कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी उसको ब्लड प्रेशर को कम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो एंडोथेलियम ऑलरेडी डैमेज है। हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड वेसल्स डैमेज होते ही नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे रिस्क फैक्टर क्या है, सबसे मतलब कॉम्प्लिकेशन, बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है? स्ट्रोक, ब्लड वेसल रप्चर हो जाना, ब्लड वेसल डैमेज हो जाना। तो एंडोथेलियम भी डैमेज होता है। और किस चीज से डैमेज होता है एंडोथेलियम? हाई फैट, फैट बहुत जमा हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, आर्टरी जो है हार्ड हो रहा है, तो वहाँ पे भी एंडोथेलियम डैमेज होंगे। तो इससे क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं हो पाएगा और ब्लड वेसल रिलैक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए हाई बीपी पेशेंट में एक बार अगर बीपी आप कंट्रोल ना करो, क्रोनिक बहुत दिन तक वो इग्नोर करते रहो, तो फिर घटाना उसको बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? इन योर सेक्सुअल ऑर्गन पेनिस में कोलिनर्जिक नर्व स्टिमुलेशन, कोलिनर्जिक नर्व स्टिमुलेशन में बार बार बता रहा हूँ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ओके, तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होगा, तो वहां पे भी इरेक्शन ही होगा थ्रू M3 रिसेप्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज स्मूथ मसल, यस और नो? दिस इज ऑल्सो स्मूथ मसल, दिस इज कार्डियक मसल। वही इफेक्टर ऑर्गन है ना जो हम पहले से पढ़ रहे हैं। तो स्मूथ मसल में ये रिलैक्स करेगा और खास करके इरेक्शन डेवलप करेगा इन योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अगर आपका ब्लड वेसल डायलेट होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ओके, उसी तरह ग्लैंड्स में क्या काम है आप देख लो। स्मूथ मसल मेनली M3, जो GIT है ये भी तो स्मूथ मसल है ना। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन, मैं अभी अभी क्या बोला? रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे पेरिस्टालिसिस बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। ओके, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है। टोन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ओके, तो ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बढ़ेगा। किसके द्वारा बढ़ेगा? एसिटिलकोलिन के द्वारा, यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स के द्वारा बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो कभी कभी क्या होता है? एब्डोमिनल क्रैम्प भी होता है। क्रैम्प मतलब क्या? क्या होता क्या है टेक्निकली, क्या होता है? वो तो सिम्टम आप बता रहे हो। मसल स्पाज्म, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, यस, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा मसल, तो वहां पे दर्द शुरू होता है, क्रैम्प। ओके, खास करके इन केस ऑफ गर्ल्स पीरियडिक पेन होता है जो पीरियड्स में, वो भी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। स्टमक में अगर कुछ इधर उधर खा लिया हो, दर्द हो रहा है, क्रैम्प हुआ है, तो वहाँ पे भी जो GIT है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो मसल्स हैं वो क्रैम्प यानी कि एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यूरेटर में क्या होगा? इंक्रीज इन पेरिस्टालिसिस। इसका मतलब यूरिन में क्या दिखाई देगा? यस और नो? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनेशन बढ़ेगा। व्हाट इज डेट्रोसर मसल एंड ट्रिगोन मसल? वो यहाँ पे जो बता रहा है डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्ट्स। डेट्रोसर मतलब क्या? खाना है, क्या है वो? योर यूरिनरी ब्लैडर is composed of two different types of muscles, detrusor muscle and trigone muscle. यूरिनरी ब्लैडर किस तरह का है? एक कोन की तरह है कि नहीं है? हाँ कि ना? दिस वन इज योर डिट्रसर, और ये पूरा जो है दैट इज ट्रिगोन। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन रहेंगे कि बाहर निकल आएंगे?
बलून के अंदर पानी जमा हुआ, उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पानी, यूरिनरी ब्लैडर भी एक बलून है, उसके अंदर यूरिन जमा हुआ है। डिट्रेसर मसल ये वाला, ट्रिगोन मसल ये वाला, ट्रिगोन डिट्रेसर मसल जो है ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिन फ्लो बढ़ेगा। उससे क्या रिजल्ट आएगा? यूरिनेशन। इज दैट क्लियर? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में क्या होगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, डिस्निया एंड में आस्थमा अटैक। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, लंग्स में क्या करेगा? ये ब्रोंकस को, ठीक है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। वो जो पूरा का पूरा एयर ट्यूब है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो वहाँ पे एयर कम पहुँचेंगे, ठीक है, तो एयर कम पहुँचेंगे तो डिस्पनिया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पनिया? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देन मैं प्रेसिपिटेट टू अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक की तरह हो सकता है। अस्थमा अटैक में क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये सब नो। ग्लैंड्स, बार बार बोल रहा हूँ, सिक्रेशंस हमेशा बढ़ाएंगे, सलाइवेशन होगा, स्वेटिंग होगा, लैक्रिमेशन होगा, ठीक है, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन होगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन होगा। गैस्ट्रिक सिक्रेशन में क्या आएंगे? SCL, वेरी गुड। पैनक्रेटिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, माइल्ड इफेक्ट, वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मिल्क एंड बाइल सिक्रेशन, नो इफेक्ट, मिल्क में और बाइल सिक्रेशन में उतना इफेक्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? आपको हमेशा यही चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है। ये जीपैट क्वेश्चन बन सकता है। ये तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, और क्या सिक्रेशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ पे नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्योंकि ये ट्रिकी होता है, जो क्वेश्चन बनाता है वो बच्चों को घुमाना चाहता है। बच्चे पढ़े हैं कि ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहे हैं, लेकिन कौन सा नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? आई, it causes meiosis. Meiosis means constriction of pupil. Ciliary muscle contracts means spasm of accommodation. What do you mean by ciliary muscle? What is the function of ciliary muscle? Ciliary muscle is the part of your eyeball. Okay. And what is the function of that muscle? It adjusts the what? Thickness of the lens. Thickness of the lens. Yes or no? तो वहाँ पे अगर सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन होगा। इज दैट क्लियर? इंक्रीज इन एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस ह्यूमर? इनसाइड द आईबॉल, eyeball you have to specifically indicate the ball part, no, otherwise your eye contains everything, eyebrow, eyelash, everything, but you have to mention eyeball. Okay, so उसके अंदर का जो एक्वस ह्यूमर है, जो लिक्विड है, वो अगर बाहर निकलेगा तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर। कहाँ पे काम आता है? इट्स ए आई डिजीज where there is increase in intraocular pressure. Yes or no? Understood? Should we move forward? No. Yes. I'm gonna okay Swedish. You were best of you some those glands or secretion. Because of gland secretion, sweat gland secretion. Yes. There's probably see No, 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 no. बोथ एक्चुअली आप क्या कर रहे हो ना, आप दोनों अलग अलग सिचुएशंस को एक रास्ते से जज करने की कोशिश कर रहे हो, वो गलत है। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वहाँ पे तो स्वेटिंग होगा, लेकिन यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में कैसे स्वेटिंग हो रहा है? पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त स्वेटिंग क्यों होता है, क्यों होता है स्वेटिंग, उस पाथवे को समझना पड़ेगा। आप दोनों अलग अलग, मतलब दो विभिन्न प्रकार के मेथड को, पाथवे को एक साथ एक जगह पे रखने की कोशिश करो, जो कि गलत है। ये डायरेक्टली ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, स्वेटिंग करेगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर रेस्ट कंडीशन में तो एसिटिलकोलिन के द्वारा स्वेटिंग हो रहा है, अब आप मुझे बताइए, आपको ये पूछना चाहिए कि जब काम करते हैं तो स्वेटिंग कैसे होता है। वो अलग पाथवे है। वो कौन सा पाथवे है? वो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का पाथवे है। फॉर एग्जांपल, आप जब कभी भी, फॉर एग्जांपल, आप फिजिकली एक्टिव होते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है,
और ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको कूल करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। वो दूसरे पाथवे से होता है, लेकिन ये किसके द्वारा हो रहा है? एस्टिल कोलिन के द्वारा और उसके कोलिनर्जिक ड्रग्स के द्वारा। यस, वो भी उसका अलग पाथवे है। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोलिनर्जिक इफेक्ट जो है सिर्फ सीमित रहेगा कोलिनर्जिक में ही, एडिनर्जिक में भी कुछ इफेक्ट दिखाई देंगे, लेकिन वो अलग पाथवे से दिखाई देंगे, फॉर सर्वाइवल ओनली। ओके, so we discussed about the action on heart, blood vessel, we discussed about eye, glands and your smooth muscles like your GIT, urinary bladder, bronchi, etc., etc. Is that clear? Now, nicotinic action on CNS. Nicotinic action means they will act on nicotinic receptor. अभी आपने जो एक्शन देखा था मस्कारेनिक के ऊपर देखा था, अभी आप देखोगे निकोटिनिक। और निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं? और ओके, तो ऑटोनोमिक गांग्लिया निकोटिनिक एक्शन यानी कि कहाँ पे? ऑटोनोमिक गांग्लिया में। स्टिमुलेट सिंपैथेटिक गांग्लिया एंड ऑल्सो पैरासिम्पैथेटिक गांग्लिया। स्टिमुलेट्स sympathetic ganglia, it will also stimulate parasympathetic ganglia, मतलब यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे किस प्रकार के रिसेप्टर हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टर। और कोलिनर्जिक में से भी कौन सा है? किस प्रकार के? निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक न्यूरॉन NN याद आ रहा है ना, वो यहाँ पे है, ठीक है, तो उसको भी एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक गांग्लिया एंड पैरासिम्पैथेटिक गांग्लिया, ठीक है। तो अगर इसको एक्टिवेट कर रहा है आदर्श सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, अगर इसको एक्टिवेट कर रहा है गांग्लिया को, तो ये इफेक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? और एड्रेनल का काम क्या है? शुरुआत किससे हुआ था और फंक्शन फिर किसका दिखा रहा है? एड्रेनलिन का। तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता अपने लिमिट में, वो इनडायरेक्टली दूसरे चीज़ को भी एक्टिवेट कराता है, क्योंकि गांग्लिया में तो काम कर रहा है ना, ठीक है। खास करके ये कब दिखाई देगा? जब हाई डोज में, ठीक है, हाई डोज में। अब ये एट्रोपिन प्लस हाई डोज ऑफ एस्टिलकोलिन ये क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा। इसको आप इतना ही समझ के रखिए, ये फिर से आएगा एंटी कोलिनस्टेरॉइड भी, और सॉरी एंटी कोलिनर्जिक में। एट्रोपिन इज अ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ओके, देन फाइनली स्केलेटल मसल, निकोटिनिक रिसेप्टर है कि नहीं है? ओके, तो लोकल एप्लीकेशन एंड प्लेड मसल कॉन्ट्रैक्शन। एस्टिलकोलिन क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो लोकल एप्लीकेशन करोगे, ये स्केलेटल मसल है, आप एस्टिलकोलिन पेस्ट ले आकर के यहाँ लगा दोगे लोकल, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाई इंट्रा आर्टेरियल डोज अगर आर्टेरी में डालोगे इंजेक्शन की तरह, तो ट्विचिंग होगा, फेसिकुलेशन होगा। ट्विचिंग मतलब जो मसल जो है ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे आप बोलते हो आँख का फड़कना, ट्विचिंग उसी तरह से होगा मसल में। ओके, IV एस्टिलकोलिन अगर IV दिया जाए तो यूजुअली नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक विलन मौजूद है, इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलेस्ट्रॉल, ये इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इज दैट क्लियर? CNS एक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता, हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ चुके हैं। बट अगर डायरेक्ट CNS के अंदर मतलब ब्रेन के अंदर इंजेक्ट करोगे, तो पहले एराउजल करेगा, फिर डिप्रेशन करेगा। पहले आपको अच्छा महसूस कराएगा, ठीक है, आपको स्टिमुलेट करेगा, और फिर आपके ब्रेन को डिप्रेस करेगा। खास करके अगर बॉडी में आप टैबलेट के माध्यम से ले लो ओरली, या फिर इंजेक्शंस ले लो IV IM, वो तो पहले ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ के डायरेक्ट ब्रेन में दे रहा है,
ठीक है, तो वहाँ पे पहले एराउजल फिर प्रेशर। इज इट क्लियर?